नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 13 मार्च 2017। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली खबर जो है तो वो चुनावों से संबंधित है। तो कल चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं तो आपको वैसे पता ही चल गए होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि पंजाब में कांग्रेस की जीत हुई है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत हुई है। उसके अलावा मणिपुर और गोवा में त्रिशंकु की स्थिति है, अर्थात किसी को भी वहाँ पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार वहाँ पर बननी तय हो गई है। और चूंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस सरकार बना लेगी, पर अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार बना पाई, क्योंकि जो पूरा दारोमदार है सरकार बनाने का वो उन लोगों पर है जो कि छोटी पार्टियों से हैं या कि निर्दलीय विधायक हैं। ये सारे के सारे लोग कांग्रेस की बजाय भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निजी कारण, पर्सनल कारण होते हैं, कोई राजनीतिक कारण नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा भाजपा से मिलती है इसलिए हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो इन सभी को ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं तो हमको आगे चल के लाभ होगा, ठीक। सरकारी तौर पे कोई लाभ नहीं, इनके सबके कुछ निजी लाभ होते हैं नेताओं के। तो ये सोचते हैं कि अगर हमारा कभी कोई काम दिल्ली में पड़ता है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोग भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। और ये भी आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि अगर अभी यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में, तो आप देखते कि ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे होते। तो है क्या कि वैसे जो भारत में राजनीति चलती है तो वहाँ पर कोई विचारधारात्मक राजनीति मैंने तो कभी नहीं देखी है, खाली वो भाषणबाजी में विचारधारा होती है। सतही ग्राउंड लॉ, ग्राउंड मतलब कि ज़मीनी स्तर पे आएंगे तो कोई विचारधारा मुझे कभी दिखती नहीं है। मतलब कि एक से एक जो महाविरोधी होते हैं तो एक के साथ महागठबंधन बना लेते हैं, ठीक। तो भाजपा पीडीपी के साथ कश्मीर में गठबंधन कर लेती है, जो कि महाविरोधी थे एक दूसरे के। और उसके अलावा नीतीश कुमार लालू के साथ कर लेते हैं गठबंधन। और उसके अलावा मुलायम सिंह कांग्रेस के साथ कर लेते हैं। तो है क्या कि भारत में देखा जाए तो राजनीतिक रूप से विचारधारा कहीं पर दिखती नहीं है, सिर्फ नाम की है। अब इसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो थे तो भाग गए कहाँ, वो भाग गए भाजपा से, भाग के कांग्रेस में चले गए। तो जहाँ कांग्रेस को गाली देते थे तो बोले कि मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ। और जो रीता बहुगुणा जोशी हैं तो वो पूरा उनका परिवार, मतलब कि उनके पूरे पुरखे भी सारे कट्टर कांग्रेसी थे, तो वो छोड़ करके भाजपा में आ गई। तो सीधी सी बात है कि भारत में राजनीतिक ज़्यादातर निजी स्वार्थों पर आधारित है। मतलब कि विचारधारात्मक रूप से राजनीति भारत में उस तरीके से नहीं होती है जैसे कि गांधी जी के ज़माने में कभी हुआ करती थी। तो खैर, हमें उस बात से अब क्या लेना देना, जैसा है तो हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा, उसी के समानांतर चलना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि वो राज्य जहाँ पर त्रिशंकु की स्थिति है, जहाँ पर सरकार बनने में जोड़ तोड़ हो सकता है, तो वहाँ पर दरअसल पे मनोहर पर्रिकर को शपथ दिला दी गई है और उनको कहा गया है कि वो गोवा में 15 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करें। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि भाजपा ने मणिपुर में जो कुछ छोटे दल हैं जैसे कि नागा पीपल्स फ्रंट है, एनपीएफ, और नेशनल पीपल्स पार्टी है, और जो लोक जनशक्ति पार्टी है, तो उसके जो कुछ विधायक हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पे निर्दलीय विधायक हैं, तो उनके साथ गठबंधन करके उन्होंने वहाँ की जो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, तो उनको अपना एक दे दिया है हस्ताक्षरित पत्र कि हमारे पास बहुमत है तो हमको यहाँ पर सरकार की सत्ता प्रदान की जाए। तो अब देखिए उसमें क्या होता है। जहाँ तक लग रहा है कि मणिपुर में भी भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो इस प्रकार से 4 राज्यों में भाजपा की या भाजपा गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है और एक राज्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। तो दोस्तों ये खबर है, दूसरी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज होली की वजह से छुट्टी रहेगी कल, यानी कि आज होली की वजह से छुट्टी थी तो कल का हिंदू नहीं आएगा। तो जब हिंदू नहीं आएगा तो उसका ट्रांसलेशन भी नहीं आएगा, तो कल छुट्टी रहेगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर है कि इंडिया टू लूज प्रेजेंस ऑन यूएस साइंटिफिक पैनल, यानी यूएन साइंटिफिक पैनल, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का एक वैज्ञानिक पैनल है, तो उसमें भारत अपनी उपस्थिति खो देगा, यानी खोने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल पे दोस्तों दो महत्वपूर्ण संगठन हैं, उनके पहले नाम जान लेते हैं। तो एक का नाम है CLCS, यानी कि कमीशन ऑन लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और दूसरे का नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। तो दोस्तों ये जो दोनों
ट्रिब्यूनल हैं, तो यहाँ पर भारत के तरफ से अपने अपने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो CLCS है, जिसमें कि तकरीबन 21 लोग बैठते हैं, मतलब कि 21 लोगों की एक बॉडी है, 21 लोगों का एक निकाय है, जिसमें कि विभिन्न देशों से प्रतिनिधि होते हैं। तो दरअसल पे इसमें विभिन्न देशों से नहीं, एक तरीके से इलाके बांटे जाते हैं, उन इलाकों से प्रतिनिधि होते हैं। तो वो इलाका जहाँ से भारत आता है उसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक रीजन, यानी एशिया प्रशांत का इलाका। तो वहाँ से अभी तक आमतौर पे दो देश रहा करते थे, भारत और चीन। लेकिन है क्या कि जब भारत का वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं गया है, तो वहाँ पे ये सीट इस बार पाकिस्तान को मिलने की संभावना है। तो है क्या कि ये बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है भारत की तरफ से, कि उनको भेजना चाहिए था पर उन्होंने नहीं भेजा। तो इसके पीछे क्यों नहीं भेजा, एक विवाद हो गया था, यानी कि जो इटलोस है तो उसमें जो भेजा जाता है प्रतिनिधि, तो वो विदेश मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है, तो उसको तो भेज दिया गया। लेकिन क्या है कि जो CLCS है, तो इसके प्रतिनिधि को अंतिम तौर पर जो चुना जाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चुना जाता है। और अंतिम में क्या होता है कि जो विदेश मंत्रालय है, तो वो उसमें सहमति देता है उस व्यक्ति के नाम पर कि हाँ ठीक है, जिसे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चुना है, हम उसको भेजेंगे। यही इस बार दिक्कत हो गई कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिस व्यक्ति का नाम चुना, तो जो विदेश मंत्रालय है उस पर सहमत नहीं हुआ। तो उस पर कई मीटिंग हुई, लेकिन विदेश मंत्रालय उस पर सहमत नहीं हुआ। तो 7 मार्च आखिरी तारीख थी नाम नॉमिनेशन भेजने की, नाम भेजने की। तो 7 मार्च तक नाम नहीं पहुंचा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत अब उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। यानी कि सीधी सी बात है कि CLCS में जो भारत की सदस्यता थी, तो अब इस बार के लिए जो ये टर्म होगी, जो कि 2017 से 22 तक के लिए 5 साल के लिए होती है, सोचिए, तो उस टर्म के लिए भारत अब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं भेज सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, हो सकता है कि अब कोई एप्लीकेशन लगाएं भारत वाले कि भारत के वो मतलब दृष्टिकोण को देखते हुए इसकी तारीख जो है तो 10-5 दिन बढ़ाई जाए, फिर उसके बाद हो सकता है किसी आदमी को भेजें। पर अब लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पर CLCS वाले सुनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही काफ़ी पहले बताया हुआ था कि 7 मार्च आखिरी तारीख है। तो जब सारे देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेज दिए, तो आपने क्यों नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मंत्रालयों के बीच जो झगड़ा चल रहा था, उसकी वजह से वो व्यक्ति का नाम नहीं भेजा जा सका। तो ऐसा ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रतिष्ठित यूएन साइंटिफिक बॉडी में भारत ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। दोस्तों ये जो होता है CLCS, तो इसका क्या महत्व है, महत्व ये है कि सारी दुनिया में जो प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा खोदा जाना चाहिए, उनका कितना ज़्यादा निष्कर्षण करना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों पर ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ये पूरी की पूरी बॉडी जो होती है तो निर्णय लेती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि चूंकि ये जो बॉडी होती है, तो इसके पास काफ़ी सारे निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, और जिन आधारों पे ये निर्णय लेती है, तो वो आधार दरअसल पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों को बताए जाते हैं जो देश उसके सदस्य होते हैं। तो अब चूंकि भारत इसका सदस्य नहीं रहेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आधार होंगे, जिनको कि भारत के लिए जानना जरूरी होता है, तो उन सारी चीज़ों को शायद भारत जान ना पाए। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो इसका मेंबर होता है, तो सारी दुनिया में आपको बता दूं, जैसे टेरिटोरियल वाटर यानी कि समुद्री क्षेत्र जो होते हैं, तो उन पे जो दुनिया भर के देश अपने अपने क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो इन सारी चीज़ों पर जो एक नीति बनाई जाती है कि वो किसके क्षेत्र में आना चाहिए, तो उनमें सिर्फ वही लोग नीति बना सकते हैं जो कि उसके सदस्य होते हैं। तो भारत जब सदस्य नहीं रहेगा, तो फिर वो नीति बनाने में उसमें कैसा हिस्सा लेगा। तो एक तरीके से जो लॉबिंग पहले भारत के लिए हुआ करती रही होगी कि भाई हमारे लिए आप कुछ लॉबिंग कर दें, ताकि जो टेरिटोरियल वाटर्स का विवाद है तो हमारे पक्ष में आए उसका हल, तो उसमें आप कोई आएगा नहीं, क्योंकि भारत उसका सदस्य होगा नहीं। तो दोस्तों इसमें मैंने इतना लंबा इसलिए बताया है क्योंकि जो CLCS है या कि जो इटलोस है, तो ये बिल्कुल आ सकता है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक। और दूसरा जो है अनक्लॉज है, जो कि दरअसल पे एक नियम है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों पे जो एक नियम है, तो उसको अनक्लॉज बोलते हैं। तो उसकी तो उतनी संभावना भले नहीं है, लेकिन CLCS और इटलोस की संभावना बहुत ज़्यादा है आने की।
तो दोस्तों एक छोटी सी खबर है, बोडोज ऑन हंगर स्ट्राइक डिक्लाइन मेडिकल हेल्प, यानी कि जो बोडो भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा लेने से मना कर दिया है। तो मामले में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताने लायक है कि असम में एक क्षेत्र है जिसको कि बोडोलैंड बोलते हैं, यानी कि असम का वो इलाका जहाँ पर आकर के ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, तो उस इलाके को बोडोलैंड बोलते हैं, ठीक, यानी बोडो इलाका बोलते हैं। तो बोडो लोगों की मांग है कि उसको एक अलग राज्य बनाया जाए, तो उस चीज़ को लेकर के वहाँ पे हड़ताल वगैरह वो करते रहते हैं। तो दोस्तों जीआरए ऑन कंपनसेशन टू नर्मदा आउटरीच सेटअप, यानी कि नर्मदा विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए एक जीआरए बना लिया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो था तो मध्य प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया था कि वो उन सभी नर्मदा विस्थापितों के लिए मुआवजे के लिए एक ग्रीवांस रेड्रेसल अथॉरिटी बनाए, यानी कि शिकायत निवारण प्राधिकरण बनाए, जो कि उनकी समस्याओं का हल कर सके। तो दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो गांव थे वो डूब क्षेत्र में आ गए थे और वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, तो उनका जो मुआवजा था वो उचित तरीके से नहीं मिला है, ऐसा कहना है उन लोगों का। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को। तो सरकार ने कहा है कि हमने उसके लिए जो जीआरए है, ग्रीवांस रेड्रेसल अथॉरिटी है, वो बना लिया है। तो दोस्तों एंडोसल्फान विक्टिम्स थ्रेटन फ्रेश स्टेट, यानी कि जो एंडोसल्फान पीड़ित हैं तो उन्होंने धमकी दी है कि वो फिर से कोई आंदोलन वगैरह करेंगे, ठीक। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये जानना है कि एंडोसल्फान क्या है। तो एक प्रकार का कीटनाशक है जिसका कि इस्तेमाल केरला में किया गया था काजू की फसलों को कीटों से बचाने के लिए, लेकिन उसके जो थे तो बहुत भयंकर पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी असर हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से बच्चे बीमार पड़ गए थे, बहुत से लोगों की उसमें मौत भी हो गई थी, और कई सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनके जो बच्चे पैदा हुए तो वो गंभीर विकृतियों से पैदा हुए, यानी कि वहाँ पे वैसे तो मौतें कम हुई थी, लेकिन जो बीमारियाँ फैली और जो अब बच्चे नए आ रहे हैं तो उनमें ये भयंकर रूप से फैला हुआ है। तो इसके बारे में हमने तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले बात की थी, तो ये वही चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंकी फीवर क्लेम्स वन मोर लाइफ इन कर्नाटका, यानी कर्नाटका में एक और व्यक्ति की मंकी फीवर से मौत हो गई है। तो दोस्तों जानने लायक महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि ये मंकी फीवर होता क्या है। तो इंटरनेट पे जाइएगा, इसको देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़, KFD, यानी कि इसका जो मेन नाम है तो KFD है, लेकिन इसको मंकी फीवर यानी कि बंदर बीमारी भी बोलते हैं, ठीक। तो अब है क्या कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो अक्सर यूपीएससी इन्हीं चीज़ों को उठा करके दे देता है, यानी कि ऐसी कोई भी छोटी सी डिसीज़ या बीमारी जो कि अभी हाल फिलहाल में कहीं पर फैली हुई है, या कोई छोटा सा संस्थान जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुई, जैसे कि मैंने आपको CLCS के बारे में बताया, तो ऐसे छोटे छोटे संस्थान जिनके बारे में आप नहीं सुनते हैं आमतौर पे, तो इनको पूछ लेता है। एक छोटी सी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी जान लीजिए। यूनिक मेथड्स टू कीप एलिफेंट्स अवे इन उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में हाथियों को दूर रखने के लिए, दूर भगाने के लिए कुछ अद्वितीय उपायों का इस्तेमाल किया गया। तो अद्वितीय उपाय क्या हैं कि LED और सायरन का इस्तेमाल गांवों में किया जाएगा जिन गांवों में हाथी अक्सर घुस आते हैं। तो चूंकि ये जो LED और सायरन लगे रहेंगे तो इनकी वजह से हाथी डर करके फिर से जंगल में भाग जाया करेंगे, तो वो गाँव में घुस करके जो तबाही मचाते थे वो नहीं मचाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेठमलानी आज कर्णन टू अपोलोजाइज, यानी कि जो राम जेठमलानी है तो उन्होंने जस्टिस कर्णन को ये कहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो दोस्तों है क्या कि ये जो मामला पूरा फैला जस्टिस कर्णन वाला, तो इसमें बहुत से लोगों का यही कहना है कि जस्टिस कर्णन जो है तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो उनके खिलाफ़ जो बेलेबल वारंट जारी किया गया है तो उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा, और उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई होनी है तो वो भी नहीं होगी। लेकिन जस्टिस कर्णन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको कुछ और ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो राम जेठमलानी जो कि देश के सबसे नामी गिरामी वकील हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और उन्होंने कहा डोंट डिस्ट्रॉय जुडिशियरी, यानी कि जो न्यायपालिका है उसे नष्ट मत कीजिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी का यही कहना है, चूँकि राम जेठमलानी ने सिर्फ एक अधिवक्ता के तौर पे नहीं कहा है, राम जेठमलानी राज्यसभा के सांसद भी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक राज्यसभा के सांसद के तौर पर इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी CS कर्णन को कि जो आपने किया है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए, तो उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट क्रैक्स डाउन ऑन जुडिशियल डिलेस, यानी कि न्यायिक रूप से जो देरी होती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। तो ऐसी खबरें मैं 5-7 बार आपको बता चुका हूँ, सिर्फ वही पुरानी खबरें होती हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंबई गेट्स इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग होटल, यानी कि मुंबई को पहला फ्लोटिंग होटल मिल गया, यानी कि मुंबई का पहला तैरने वाला होटल तैयार है। तो होटल का नाम है AB सेलेस्टियल, बाकी कुछ भी आवश्यक नहीं है जानने के लिए। इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि कई सारे एग्जाम में ऐसे अजीब अजीब सवाल आ जाते हैं, तो लोग सुन के सोचते हैं कि यार ये कैसा सवाल है। तो एक छोटी खबर है, मरकरी प्लमेट से हिमाचल, यानी मरकरी वो हिमाचल में पारा गिरा। तो सिर्फ शब्द बताना था प्लमेट, तो प्लमेट शब्द का मतलब होता है कम हो जाना, गिर जाना, ठीक। तो मरकरी प्लमेट का मतलब होता है पारा गिरा, यानी कि ठंडी बढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे एक खबर है, एड्रेस एलिगेशन ऑफ EVM टैंपरिंग, यानी कि EVM से की गई छेड़छाड़ से संबंधित जो आरोप लगाए गए हैं तो उनको सुलझाया जाए। तो दोस्तों इस मुद्दे पे थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ मैं, कि एक चीज़ आपको बता दूं कि भारत में हर जगह भ्रष्टाचार है, ठीक। सिर्फ एक जगह छोड़ करके, वोटिंग, यानी कि जब मतदान होता है तो वही भारत में एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो कि निष्पक्ष है, पूर्ण रूप से साफ है। और मतदान की बात करूं तो लोकसभा और विधानसभा का, वो इसलिए कि इन दोनों चुनावों का जो संचालन किया जाता है तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं तो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होते हैं, लेकिन सिर्फ जो चुनाव है, चुनाव के पहले क्या होता है तो वो निष्पक्ष नहीं होता। यानी कि जो कहा जाता है कि पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती हैं, साड़ियाँ कंबल इत्यादि बांटे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, इस तरीके से जाति के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट इत्यादि के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। तो वो सब भी वैसे देखा जाए तो इलीगल ही है, तो उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब वोटिंग जो होती है, जिसे कि मतदान बोलते हैं, यानी कि जब आप जा कर के वोटिंग करते हैं तो पहले होता क्या था, सुनने में आता था कि एक ज़माने बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुआ करती थी और पुलिस भी उसमें मिली रहती थी। और किसी ज़माने में धमकियां दिया करते थे लोग कि ऐसा नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कई बार तो ये होता था कि लोग बाहर खड़े होकर के चाकू वाकू लेकर खड़े होकर के डराते थे, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा रहा होगा कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बताते हैं वगैरह वगैरह। खुद ही कई बार अंदर जाके वोट डालते थे। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं तो ये अब बिल्कुल भी संभव नहीं रह गई हैं। और साथ ही साथ जो EVM आ गई है, तो EVM के बारे में जो कहा गया, जो आरोप लगाया गया, तो पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग हर चीज़ को चेक कर लेता है, एक एक EVM को चेक करता है। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाए गए हैं, तो आप सुन रहे होंगे दुनिया भर के टीवी चैनल्स में, अखबारों में। तो देखिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि बहुत से टीवी चैनल्स ऐसे होते हैं, उनका सबका अपना एफिलिएशन यानी कि जुड़ाव होता है कुछ विशेष पार्टियों की तरफ से, ठीक। तो कुछ ऐसे होंगे जो भाजपा की तरफ से होंगे तो बताएंगे कि ये निराधार है, ठीक। जो हो सकता है कि बाकी पार्टियों की तरफ से होंगे तो कहेंगे कि इसमें कुछ आधार हो सकता है। तो अखबारों के बारे में भी ऐसा है, कुछ हो सकता है कि इसके बारे में कहें कि ये सही है, कुछ हो सकते हैं कहें गलत है। तो उन पे सब मैं नहीं जाता, ठीक। मैं अपनी बात बताता हूँ कि ऐसा आज की तारीख में संभव नहीं है, ठीक, कि कोई भी आदमी EVM में गड़बड़ी करवा करके इतनी इस तरीके से चुनाव जीत जाए। क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो अगर ऐसा होगा तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही ढह जाएगी। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कभी कुछ होने की संभावना है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग जो है तो काफ़ी ज़्यादा सशक्त है। और इस तरीके के जो आरोप हैं तो हमेशा लोग क्या है कि जब अपनी हार नहीं पचा पाते हैं तब अक्सर इस तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो है क्या कि अभी जब बिहार में चुनाव हुआ था तो भाजपा उसमें बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। तो वहाँ पर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया कि सारे वोट जो थे तो लालू और नीतीश जी को पड़ रहे थे, ठीक। तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बड़ा अजीब टाइप का आरोप है, लोग मतलब लगा देते हैं। और जनता क्या है कि जनता देश में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, तकनीक और बहुत उनको चीज़ों का इस्तेमाल वो की प्रगति के बारे में, और ये खास नहीं पता है कि चुनाव आयोग को क्या क्या अधिकार हैं और वो कैसे कार्य करता है। तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि चुनाव आयोग की कार्य करने का तरीका क्या है, और वो आरोप लगा देते हैं। तो लोग मानने भी लगते हैं उसके बारे में। तो आपको उन सब चीज़ों पे नहीं जाना है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक। और विवेक के इस्तेमाल से आप खुद ही जान जाएंगे कि भारत में आज की तारीख में इस तरीके से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। क्योंकि जिस दिन ऐसा होने लगेगा तो उस दिन वैसा ही होगा कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ मानने के लिए मना कर देते हैं, इमरान खान मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये फर्जी चुनाव का रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। और वो आपको पता होगा कि एक बार उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया था पूरे इस्लामाबाद में।
तो उस वजह से क्या है कि वहाँ पर दिक्कत यही है कि वहाँ पे लोकतंत्र पे बहुत भरोसा नहीं है लोगों का। और वहाँ के जो नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे पहले से ताकतवर बन के बैठे हुए हैं तो वो गड़बड़ी करवा लेते हैं। लेकिन भारत में अब ऐसा नहीं है। अब आज की तारीख में कोई कहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्जी तरीके से वोट डलवा करके वहाँ पे विजय हासिल की, तो ये तो बिल्कुल असंभव है। क्यों? इसलिए असंभव है क्योंकि अमेरिका जैसे लोकतंत्र में ऐसा अगर हो जाएगा तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा। क्योंकि अमेरिका का जो लोकतंत्र है तो पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल है। तो उसने अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी चुना है तो वो अमेरिकी लोगों की अपनी खुद की एक सोच का परिणाम है, अपने खुद के चुनाव का परिणाम है कि उन्होंने ट्रंप को चुना तो अपनी सोच की वजह से चुना। अब वो अलग बात है कि उनको भले ही समर्थन उतना नहीं मिल रहा हो, विरोध कर रहे हो लोग, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने चुना है तो कहीं ना कहीं अपने उस वक्त के विश्वास के आधार पे चुना है। भले आज उसका विरोध करें कि सोचें कि यार हमने गलत वोट दे दिया ट्रंप को, लेकिन आपने उस वक्त ट्रंप को ही वोट दिया था। तो ठीक वैसे ही इस तरीके के जो एलिगेशंस होते हैं निराधार होते हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये सब बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में एक खबर है, तो पहले थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भरारा फायर्ड आफ्टर रिफ्यूजिंग टू क्विट, यानी कि प्रीत भरारा जो कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी थे, तो उन्हें फायर कर दिया गया है, यानी कि उन्हें निकाल दिया गया है, अपने पद से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया था। तो दोस्तों आपको ये बता दूँ कि इनको बराक ओबामा ने नियुक्त किया था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो इनको हटाना चाहते थे। तो जाहिर तौर पे जब भी कोई नया आदमी आता है तो हटा ही देता है पुराने लोगों को, क्योंकि वो पुराने व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लॉयल होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन चूंकि प्रीत भरारा के बारे में ये कहा जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष व्यक्ति थे, और जब इनको वहाँ पे अटॉर्नी का चार्ज दिया गया था तो जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ा जाता है, यानी किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि वो रिपब्लिकन का है या डेमोक्रेट का। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो ये उसके खिलाफ बहुत मजबूती से प्रोसिक्यूट करते थे और उनको सज़ा दिलवाने में अक्सर कोशिश किया करते थे। तो इनका काफ़ी नाम था वहाँ पे। और चूंकि ये न्यूयॉर्क के अटॉर्नी थे, यानी कि बहुत पावरफुल पद पे थे, क्योंकि जो आर्थिक राजधानी है अमेरिका की तो न्यूयॉर्क ही है। और वहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट वगैरह, यानी कि जितने भी दुनिया भर के आर्थिक अपराध होते हैं, आर्थिक गड़बड़ियाँ होती हैं और जो नेता उसमें शामिल होते हैं, तो उन सभी की जो सुनवाई होती थी, उन सभी को जो प्रोसिक्यूट करने का काम होता था तो इन्हीं का होता था। तो ये जो कोई भी व्यक्ति गलत काम करता था, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, तो ये उसको प्रोसिक्यूट कर देते थे। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मेयर्स को भी इन्होंने प्रोसिक्यूट किया हुआ था वहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इनको कहा कि आप बाहर जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया, तो इनको हटा ही दिया, क्योंकि सरकार के पास ताकत होती है हटाने की। तो तकरीबन 46 लोग ऐसे हैं जिनको कि ओबामा जी ने नियुक्त किया था, और उनको हटाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दो। तो जो इस्तीफ़ा दे देंगे तो ठीक है, और जो नहीं देंगे तो ऐसे ही बेइज्जत करके निकाले जाएंगे। तो दोस्तों अगली खबर है कि नीदरलैंड्स विल पे अ प्राइस सेस एर्दोगान, यानी कि एर्दोगान ने कहा है कि नीदरलैंड कीमत चुकाएगा। तो अभी आपको पता है कि एर्दोगान का झगड़ा जर्मनी से हो गया, अब फिर नीदरलैंड से हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको बताया है कि 16 अप्रैल को जर्मनी वो तुर्की में एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह होने वाला है, जिसमें कि इतनी ताकत आ जाएगी, अगर वो रेफरेंडम पास हो जाता है तो इतनी ताकत आ जाएगी एर्दोगान के पास कि उनके बराबर का नेता तुर्की में कोई रह नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो 2029 तक के लिए, यानी कि अगले 12 सालों के लिए तुर्की के प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाएंगे, यानी कि फिर तुर्की में उनके अलावा अगले 12 साल तक कोई और आ ही नहीं सकता है। तो ये एक तरीके का जो है तो तानाशाही रवैया है। तो इस चीज़ की कोई भी अनुमति तो अपनी तरफ से नहीं देगा, लेकिन अब चूंकि वो अपने देश में कराना चाहते हैं तो कोई सीधे तौर पर रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या है कि ये क्या कर रहे थे, इनके मंत्री लोग, ये यूरोप में जा जा करके जहाँ पर भी तुर्की के लोग रहते हैं उनके बीच रैलियाँ कर करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए अपील कर रहे थे कि वो उनके पक्ष में वोट दें। क्योंकि आपको बता दूं कि वो सभी लोग जो मूल रूप से तुर्की के हैं, ठीक, तुर्की के निवासी, तुर्की के नागरिक हैं, लेकिन बाहर जाके काम करते हैं, तो रेफरेंडम में वो सभी लोग वोट देने आएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेफरेंडम होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपना वोट छोड़ना नहीं चाहेगा इस मामले में। तो जाहिर तौर पे सभी के सभी जो व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं तुर्की के, तो वो आएंगे और रेफरेंडम जब होगा तो वहाँ पर वो वोट देंगे। तो है क्या कि एर्दोगान चाहते हैं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं तुर्की के, खासकर जो यूरोप में रह रहे हैं,
तो यूरोप में रह रहे लोगों को रैलियां कर करके अपने पक्ष में लाया जाए, ताकि जब 16 अप्रैल को वोट पड़े तो उनके पक्ष में पड़े। ठीक, इस चीज़ के लिए क्या था कि जो जर्मनी में रैली होने वाली थी तो जर्मनी ने उसको कैंसिल करवा दिया। बोले कि ये आप एक पहली बात लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हो, तानाशाही वाला काम कर रहे हो, और ऊपर से उसके लिए यहाँ पे रैली की अनुमति मांग रहे हो, हम नहीं देंगे। ठीक, अभी क्या है कि नीदरलैंड में जो है तो ये रैली करने वाले थे, तो नीदरलैंड ने भी इसके लिए मना कर दिया। और तो और वहाँ की जो एक मंत्री हैं जो कि वहाँ की फैमिली मिनिस्टर हैं, तो उनको नीदरलैंड ने बाहर भगा दिया, उनको बाहर कर दिया। बोले कि अगर आप यहाँ पे ये सब करने आए हैं तो आप नहीं कर सकते, उनको बाहर कर दिया। और आपको ये बता दूं कि नीदरलैंड में अभी प्रचार करने के लिए वहाँ के विदेश मंत्री भी पहुँचे थे तुर्की के, तो उनके प्लेन को ही नहीं उतरने दिया नीदरलैंड ने। उनका कहना था कि हम इस तरीके की किसी भी रैली को अपने यहाँ नहीं होने देंगे, जो कि एक तरीके से लोकतंत्र विरोधी है। तो है क्या कि एर्दोगान जो हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये नाजी जैसा व्यवहार है, ये फांसियों जैसा व्यवहार है, नाजीवादी हैं, फांसीवादी हैं। ठीक, उल्टा नहीं देख रहे हैं कि वो खुद ही एक नाजीवादी काम करने जा रहे हैं। यानी कि जैसे हिटलर आकर के वो चुनाव लड़के आया था हिटलर, आपको बता दूं, फिर ऐसे ही बाद में वो तानाशाह बन गया था। तो काम तो खुद एर्दोगान का नाजी वाला है, यानी कि हिटलर वाला काम तो खुद एर्दोगान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी लोकतंत्र को इस तरीके से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि अब वो वहाँ का तानाशाह बन जाए। जो चुनाव की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। आप अगर जीतते हैं तो ठीक है, हारते हैं तो आपको हटना चाहिए। अब वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो वैसे भी जो अरब इलाका है तो वहाँ पे ज़्यादा लोकतंत्र कहीं पे है नहीं। ठीक, चुनाव वगैरह की ज़्यादा जो स्थिति है तो बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी ईरान से तो कम से कम इतना सीख ही सकता है कि ईरान में अगर चाहा जाए तो वहाँ पे तानाशाही लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पे हसन रूहानी जो है तो शायद फिर से जीत जाएँ। तो ये देखना चाहिए कि अगर रूहानी चाहें तो खमैनी के साथ वहाँ पर एक मतलब कि वो अपना गठबंधन बना करके हो सकता है वहाँ पे तानाशाही टाइप शुरू कर सकते हैं। पर वो ये नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकतंत्र जो एक धीरे धीरे उभर रहा है तो इससे नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजिंग सेट इट यूजेस डेथ पेनाल्टी स्पारिंगली, यानी कि बीजिंग ने कहा है कि हम मौत की सज़ा बहुत कम देते हैं, कभी कभार देते हैं, यानी रेयर केसेस में, दुर्लभ केसेस में देते हैं। तो है क्या कि चीन ने अपनी तरफ से एक सफाई देते हुए ये कहा कि पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ अत्यंत घिनौने अपराधों के लिए ही मौत की सज़ा दी है, और उसकी संख्या काफ़ी कम रही है। हालांकि संख्या के बारे में चीन नहीं बताता है कभी भी। तो है क्या कि आपको बता दूं कि चीन में जितने लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है एक साल में, तो पूरी दुनिया में जितने लोगों को मौत की सज़ा दी गई है वो एक तरफ, और चीन में दी गई मौत की सज़ा एक तरफ। यानी कि चीन में इतनी ज़्यादा मौत की सज़ाएँ दी जाती हैं कि बाकी दुनिया भर की अगर मौत की सज़ाएं मिला लीजिए तो वो भी चीन के आगे कम पड़ती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चीन में कानून काफ़ी कठोर है कुछ मामलों में। तो दोस्तों अगला है कि बांग्लादेश डिक्लेयर्स मार्च 25 एज जेनोसाइड डे, यानी कि बांग्लादेश ने 25 मार्च को जनसंहार या नरसंहार दिवस के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो 25 मार्च 1971 है तो ये वो तारीख है जिस रात को पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था, बांग्लादेश में जाकर के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी हत्या करना शुरू किया था। तो 25 मार्च को इन्होंने बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने क्या किया है, जेनोसाइड यानी कि जनसंहार दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों छोटा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान के थोड़ा सा इतिहास में चलें तो सन 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और सन 48 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान को चलाने के लिए दरअसल पे बचा नहीं। वहाँ पे जो बाकी लोग थे बहुत अनपॉपुलर लोग थे, यानी लियाकत अली खान थे तो, लेकिन उनकी उतनी पॉपुलैरिटी थी नहीं, यानी कि जिन्ना साहब के वो 10% के बराबर भी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। और यही दरअसल पे पाकिस्तान के डिक्लाइन का कारण था, क्योंकि यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि गांधी ने सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा, उन्होंने हर चीज़ जो थी तो वो नेहरू को ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल के इन्हीं को देश चलाना है। तो नेहरू और पटेल को अपनी हर चीज़ ट्रांसफ़र करते गए। लेकिन था क्या कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद कोई और था नहीं जिसको कि उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती। और ऊपर से क्या हुआ कि लियाकत अली खान जो वहाँ के दूसरे सबसे बड़े नेता थे 1951 में उनकी भी हत्या हो गई। तो उसके बाद तो पाकिस्तान में कोई और बचा ही नहीं जो कि पाकिस्तान को चलाता, और अगले 5-6 सालों में वहाँ पे 11 से 12 प्रधानमंत्री बने। अब सोचिए कि 1956 आने तक पाकिस्तान का संविधान ही नहीं बना।
क्यों? क्योंकि इतनी ऊहापोह की स्थिति थी, जब कोई एक लीडर नहीं होता है तो किसी भी देश में ऐसी ही ऊहापोह की स्थिति मचती है। तो पाकिस्तान में यही ऊहापोह की स्थिति थी कि एक तो जिन्ना साहब नहीं रहे, ऊपर से लियाकत अली खान भी नहीं रहे। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से एक क्योस बन गया था। तो 1958 में जनरल अयूब खान ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और जितनी राजनीतिक गतिविधियाँ थीं सब पे प्रतिबंध लगा दिया, पार्लियामेंट को बंद कर दिया और वहाँ पे सैनिक शासन आ गया। और ये सैनिक शासन 1970 तक चला, पहले अयूब खान फिर बाद में यहिया खान। तो यहिया खान के ज़माने में 1970 में चुनाव हुए, जिनमें कि उस ज़माने का पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, तो वो और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है इकट्ठा था। तो वहाँ पे एक साथ चुनाव हुए। उसमें हुआ ये कि जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी कि जो बंगाली पाकिस्तान था, तो वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्हें इतना ज़्यादा बहुमत मिला कि बांग्लादेश की लगभग लगभग सारी सीटें जीत गए, एक दो छोड़ करके। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में जो पार्टियां थीं तो उनको सबको फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी कि टूटा फूटा बहुमत मिला, यानी किसी को कुछ किसी को कुछ। तो पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान है यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वो मुजीबुर रहमान से मिली सीटों की अपेक्षा बहुत कम थी। और मुजीबुर रहमान को तो अकेले ही बहुमत मिल गया था, यानी कि वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खुद ही दावेदार थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहिया खान और भुट्टो ने मिलकर के ये कहा कि हम किसी बंगाली को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो जब वो पहुँचे इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, सोचे कि वहाँ पे शपथ ग्रहण वगैरह होगा, तो जब मुजीबुर रहमान वहाँ पहुँचे तो शपथ ग्रहण की बजाय उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया यहिया खान ने, और यहिया खान ने चुनाव को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव अब नहीं मानते हम। उन्होंने कहा जो चुनाव हुआ था तो बस ऐसे ही था, यानी कि हम सिर्फ देखना चाहते थे पब्लिक का क्या मूड है, उस चुनाव को कोई मतलब नहीं, उसको कैंसिल किया जाता है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा विद्रोह बंगाली पाकिस्तानी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ। और वहीं से क्या हुआ कि इस विद्रोह का एक शुरुआत हुई, मुक्ति वाहिनी वगैरह जो बननी थी वो सब बनी। और आपको बताऊं कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई कि जब वहाँ विद्रोह खड़ा हुआ तो पाकिस्तान में लोगों ने, जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि इसको कैसे दबाया जाए, तो उन्होंने आर्मी को भेज दिया। और आर्मी ने वहाँ जाकर के क्या किया कि जनसंहार करना शुरू कर दिया। और 25 मार्च 1971 वही दिन है जब आर्मी ने वहाँ पे जनसंहार करना शुरू किया था। तो ये वहाँ का एक इतिहास है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर है आपके लिए, हो सकती है। आइडिया टू ऑफर फ्री रोमिंग, यानी कि जो आइडिया है तो फ्री रोमिंग देगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से आइडिया भी अब देश के अंदर फ्री रोमिंग देने लगेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलायंस जियो ने इन सभी का भट्ठा बैठा दिया है। तो इन सभी को ऐसा लग रहा है कि जो इनकी छोटी छोटी सर्विसेज हैं जिन पे ये अभी तक चार्ज किया करते थे, तो कम से कम उसको मुफ्त कर दें। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके लिए आगे चल के भारी समस्या खड़ी हो जाएगी, कस्टमर सारे टूट करके रिलायंस जियो में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगली खबर है कि चाइना पोजेस सिक्योरिटी थ्रेट इन पावर सेक्टर। ट्रेड बॉडी यानी कि एक व्यापारिक निकाय ट्रेड बॉडी का ऐसा कहना है कि चीन भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। तो ऐसा क्यों कहा है? तो आपको ये बता दूं कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं तो वो भारत में आकर के लगातार जो बिजली क्षेत्रक है, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रक है, उसमें जो ट्रांसमिशन यानी कि बिजली को पारेषित करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो कार्य होता है, तो उसका ठेका लेना शुरू कर दिया है। और उसकी जो बिडिंग होती है, उसकी जो ठेके की नीलामी होती है या कि जिसमें कि बोली लगती है, तो वो आकर के वहाँ पे अक्सर हिस्सा लेता है। तो एक भारत की लोकल बॉडी है, एक स्थानीय निकाय है जो कि इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कहलाता है। तो उसका ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को सिक्योरिटी थ्रेट यानी कि सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि IEEMA हैज़ cautioned against the associated risk if the Chinese firms are allowed to bid and operate transmission projects in India। यानी कि IEEMA ने उन सभी समस्याओं और जोखिमों से भारत को चेताया है जो कि चीनी कंपनियों को भारत में बिजली ट्रांसमिशन से संबंधित परियोजनाओं की नीलामी में भाग लेने के लिए अलाउ करेगा या कि अनुमति देगा। यानी कि अगर भारत उसको अनुमति देता है तो वो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करेगा। तो कैसे करेगा उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है यानी कि जो बिजली का पारेषण है, तो
वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण दारोमदार होता है। और उनका कहना था कि द आउटेज ऑफ वन ट्रांसमिशन एलिमेंट कैन हैव अ कास्केडिंग इम्पैक्ट एंड कैन लीड टू अ ग्रिड ब्लॉकआउट सिचुएशन। यानी कि सिर्फ किसी एक ट्रांसमिशन तत्व पर सिर्फ किसी एक ट्रांसमिशन विभाग पर किसी प्रकार का आउटेज यानी गड़बड़ी हो जाती है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि एक विस्तृत प्रभाव होता है, जिसकी वजह से पूरे ग्रिड में ब्लॉक आउट हो सकते हैं। यानी कि जो पूरी ग्रिड होती है, जिसमें कि पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क होता है, उसमें पूरे के पूरे में बिजली जा सकती है और उससे ब्लैकआउट की सिचुएशन यानी कि पूरे देश में या कि देश के किसी एक बड़े हिस्से में अचानक से बिजली ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों ब्लैक आउट जो होता है वो ऐसा होता है कि उससे पूरे के पूरे इलाके की ही बिजली कट जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिटी ब्लैकआउट हो गया यानी कि पूरे शहर की बिजली इकट्ठा कट गई, उसमें कोई स्टेट ब्लैकआउट हो गया, पूरे स्टेट की पूरे राज्य की बिजली इकट्ठा कट गई। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अफ्रीका का एक देश है, नाम नहीं आता, शायद केन्या है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे ही ग्रिड ब्लैकआउट हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरे मतलब केन्या के आधे से ज़्यादा इलाके में, समझ लीजिए वहाँ के 60 से 70% इलाके में बिजली चली गई थी 5-6 घंटों के लिए। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक स्थिति हो सकती है किसी देश के लिए। तो यही कहना था कि इससे जो है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो सैनिक प्रतिष्ठान है, इंटरनल लॉ यानी कि जो आंतरिक सुरक्षा संबंधित प्रतिष्ठान है, जैसे कि जो इंटरनल फोर्सेज हैं और पुलिस है, और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल जैसे जगहें हैं, तो वहाँ पे बहुत भयंकर खतरे इससे उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इट सेड that from the points of view of data security and control on data communication these are critical assets। यानी कि जो डाटा कम्युनिकेशन और डाटा कंट्रोल की चीज़ें हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिक परिसंपत्तियाँ यानी कि ऐसी संवेदनशील चीज़ें हैं जो कि किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर ये लीक हो जाएं तो कोई भी देश सुरक्षा संबंधी खतरों में पड़ सकता है, क्योंकि बाकी देश जो दुश्मन देश हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं डाटा का। उन्होंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड द ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन सिस्टम को सुरक्षित किया जाए। ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेशन फ्रॉम ग्रिड स्टेबिलिटी, ग्रिड सिक्योरिटी एज वेल एज डाटा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। यानी कि निम्नलिखित 3 दृष्टिकोणों के हिसाब से इसको सुरक्षित किया जाए। वो 3 दृष्टिकोण क्या हैं? ग्रिड स्टेबिलिटी यानी कि जो ग्रिड होता है, जो बिजली का नेटवर्क होता है, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ग्रिड सिक्योरिटी, उसमें सुरक्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ डाटा सिक्योरिटी, उससे संबंधित जो डाटा है तो वो बहुत सुरक्षित होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे ये कहा गया है कि एक देश के तौर पर हमारी चीन से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं एंड वी मस्ट टेक एक्सट्रीम कॉशंस एज इट इन्वॉल्व द क्रूशियल पावर सेक्टर। और हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें विवेकपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने होकर के चलने की आवश्यकता है, जहाँ तक पावर सेक्टर यानी कि बिजली का क्षेत्रक इन्वॉल्व है। यानी कि बिजली के क्षेत्रक में आप बहुत सक्रिय होकर के चलिए, बहुत चौकन्ने होकर के चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनियां हैं जो कि अभी ठेका लेकर के बिजली का ट्रांसमिशन करेंगी, तो ये किसी भी गलत इरादे से कभी भी भारत में ब्लैक आउट कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ द ग्रिड कोलैप्सेस ड्यू टू सम अल्टीरियर मोटिव। यानी कि ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा अगर किसी भी गलत इरादे या छुपे हुए इरादे के साथ पूरी की पूरी ग्रिड को गिरा दिया जाए, कोलैप्स कर दिया जाए, यानी कि पूरे के पूरे देश में या आधे देश में या देश के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट कर दिया जाए। तो दोस्तों शब्द है अल्टीरियर, उसका मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। ठीक, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी संबंधी समस्या हो सकती है, तो इसको ज़रूर सोचना चाहिए। और इतनी आसानी से जो चीनी कंपनियां हैं तो उनको ट्रांसमिशन में घुसने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों खबर है कि स्वीट स्पॉट इन आई हेल्प्स ह्यूमन रीड, यानी कि आँखों में एक स्वीट स्पॉट होता है जो मनुष्यों को पढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है कि ये टीम लेड बाय कोलकाता बॉर्न साइंटिस्ट, यानी कि कोलकाता में पैदा हुए वैज्ञानिकों की एक टीम है जिन्होंने एक स्पेशल स्वीट स्पॉट आँखों में खोजा है जिसको फोविया कहते हैं, FOVEA। तो यही आएगा, अगर आएगा तो, और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये कहा है कि उसको फोविया कहते हैं। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन बींग्स एबल टू फोकस ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड ऑल्सो
रीड, यानी कि यही वो हिस्सा है जो कि इंसान को कंप्यूटर की स्क्रीन पर फोकस करने और साथ ही साथ पढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों एक खबर है कि एंटीबायोटिक फ्री मीट गेट्स फुट होल्ड इन यूएस एज ब्रांड्स टर्न टू ऑर्गेनिक, यानी कि जो एंटीबायोटिक मुक्त मांस है तो यूएस में उसे एक मजबूत जगह मिली है, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं, जो मीट के ब्रांड्स हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या है आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जो पोल्ट्री में पाले जाने वाले चिकन हैं या कि उसके अलावा जो अमेरिका में बीफ हैं, पोर्क हैं, मटन इत्यादि हैं, तो उनसे संबंधित जो पशु होते हैं तो उनको कोई बीमारी ना लगे इसलिए उनको लगातार एंटीबायोटिक खिलाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि उनको तो बीमारी नहीं लग रही है, पर जब आप इस मांस को खाते हैं तो इस मांस को खाने से क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स लगातार आपके शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स है तो ये जब आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में आता है तो आप धीरे धीरे इस एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जब आपको आगे चल के कोई बीमारी होगी जिसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा लिख के देगा तो आपको बिल्कुल असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं, प्रतिरोधक हो चुके हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक को कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे आप धीरे धीरे एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ठीक, तो है क्या कि आमतौर पे वहाँ पे लोग जागरूक तो हैं तो एंटीबायोटिक अपने तो नहीं खाते हैं खरीद करके, लेकिन क्या है कि जो मांस वगैरह है तो उसी में इतना एंटीबायोटिक होता है कि उसको खा खा करके वो रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब उनको कोई बीमारी होती है या कहीं पे चोट वगैरह लगती है तो उससे जो इन्फेक्शन होता है तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए एंटीबायोटिक उनके शरीर में असर ही नहीं करता है। तो इसकी वजह से कई बार ये देखा जाता है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, इन सभी चीज़ों को टालने के लिए लगातार वहाँ पे मांग की जा रही थी कि जो मीट वगैरह हैं वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी एंटीबायोटिक से पाले हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि जो चिकन है या मटन है या बीफ है या पोर्क है जो भी है वहाँ पर, तो उनको किसी को भी एंटीबायोटिक नहीं खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से मनुष्यों की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो ख़त्म होने लगती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सी जो कंपनियां हैं, जैसे कि वहाँ पे टायसन नाम की एक कंपनी है जो मांस वगैरह बेचती है पैकेट में, तो उसने ये कहा है कि हम एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक्स और बोटेनिकल्स इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, जो कि एक तरीके से वानस्पतिक चीज़ें हैं और उनका कोई भी दुष्प्रभाव व्यक्तियों पर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ यही लिखी हुई है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो यूएस के फार्मर्स हैं और वहाँ पे जो पोल्ट्री वगैरह चलाने वाले हैं तो वो कई दशकों से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो वहाँ पे प्राणी हैं, पशु हैं, तो उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को तेज़ किया जा सके और साथ ही साथ उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रैल 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि इस वजह से जो पोस्ट एंटीबायोटिक एरा है, यानी कि एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा खाने की वजह से जो उसके बाद का समय आया है अभी, तो उसमें जो कॉमन इन्फेक्शन है यानी कि सामान्य संक्रमण है और जो छोटी छोटी इंजुरीज़ हैं, यानी छोटी छोटी जो शरीर में घाव इत्यादि लग जाते हैं, उनकी वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि लिखा हुआ है कि कॉमन इन्फेक्शंस एंड माइनर इंजुरीज कैन किल, ये भी मनुष्य को मार सकते हैं। तो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं लोग एंटीबायोटिक्स के प्रति, तो इसी चीज़ से निपटने के लिए ये पूरा का पूरा अभियान चलाया गया है। तो इसलिए मैंने आपको इतना लंबा बताया, वैसे भी 3-4 बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी बता दिया क्योंकि इसमें मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, 2014 या 15 में आया था। तो अब इसके बारे में आएगा आगे तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपको बस इशारा कर दूँगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आखिरी में एक खबर है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी जान लीजिए। गूगल इन टॉक्स विद चाइना टू स्टेज अ कम बैक रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट का ये कहना है कि गूगल चीन से बात कर रहा है ताकि वो वापस आ सके चीन में। तो आपको बता दूं कि चीन में गूगल और फेसबुक ये दोनों बैन हैं और चीन में क्या है कि इन सभी के अपने अपने खुद के वर्जन चलते हैं। तो ऐसा इसलिए करके रखा है चीन ने ताकि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ये चीन के लोगों को ज़्यादा पता न चलने पाए, जिससे कि ऐसा माना जाता है, जो कि आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि ये सब उनको इसलिए
ना पता चलने पाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि लोग लोकतंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाएं और ये देख लें कि बाहर लोग किस तरीके से अपनी आवाज़ खोल करके उठा सकते हैं और सरकारों के खिलाफ किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन में ये सब हो और उसके बाद चीन में लोग अपनी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और बोलें कि हमें लोकतंत्र चाहिए। तो ऐसा मानना है लोगों का, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है भी, बाकी भी कुछ और छोटी छोटी वजहें हैं। तो है क्या कि अब गूगल बात कर रहा है, लेकिन है क्या कि सारे कंटेंट जो होंगे तो अलाउ नहीं होंगे कभी भी, ये गूगल को जानता होगा। तो खाली वो ये सोच रहे हैं कि एक बार हम रास्ता वहाँ पे बना लें। और फेसबुक ने भी कोशिश की थी, मार्क जुकरबर्ग खुद गए थे बीजिंग, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि फेसबुक वहाँ पे आ जाए। उसमें हो सकता है कि वो कंटेंट जो होगा तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि जो अमेरिकी या इंडियन या जो यूके वगैरह का कंटेंट है तो वो चाइना नहीं पहुँचेगा, ऐसा वो कुछ करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर लॉन्च हो जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो आज होली थी, तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और कल मैंने आपको बताया कि कल छुट्टी रहेगी, यानी कि कल हिंदू नहीं आएगा, नहीं छपेगा, तो अनुवाद भी उसका नहीं आएगा। तो अब सीधा परसों मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।